पुष्कर वर्मा, लेक्चरर, प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। स्वागत है आपका ई लर्निंग क्लासेस में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है डिटर्मिनेंट, मीन्स सारणिक। सारणिक जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं, हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो जिस टॉपिक पे उनको चर्चा करनी है वो सारणिक। सारणिक का आविष्कार सबसे पहले G.W. लेबनीज ने किया था। सारणिक का जो आविष्कारक है वो G.W. लेबनीज को माना जाता है। क्या होता है हमने G.W. लेबनीज। इसके बाद कई गणितज्ञों ने इस पे कार्य किया और एक नए सिरे सारणिक के सिद्धांत को जिन्होंने दिया वो थे क्रैमर। क्रैमर ने सारणिक को नए सिरे से खोजा और नए सिरे से इसकी संकल्पना दी। फिर इसके बाद जिस वर्तमान संकेतन पद्धति का हम यूज करते हैं सारणिक में, उसको 1841 में एक केली ने दिया था। यानी सारणिक की जो वर्तमान पद्धति है, सारणिक की वर्तमान संकेतन पद्धति जो वर्तमान में यूज हो रही है उसे एक केली ने दिया था। एक केली ने 1841 ईस्वी में, सन 1841, ठीक है, सन 1841 ईस्वी में एक केली ने जो वर्तमान संकेतन पद्धति हम यूज करते हैं सारणिक के लिए वो दिया था ए केली ने। इसके बाद बात आती है कि सारणिक का आखिर यूज कहाँ है। तो सारणिक का जो सबसे पहले यूज किया गया वो युगपत समीकरणों के हल के लिए। जो सारणिक का विकास हुआ वो युगपत समीकरणों के हल के लिए हुआ। क्या होता है, सारणिक का जो विकास हुआ वो युगपत समीकरणों के हल के लिए हुआ। अब ये शब्द आया इसमें युगपत समीकरण, युगपत समीकरण। तो जो सारणिक का विकास है वो युगपत समीकरण के हल के लिए, ठीक है, युगपत समीकरण के हल के लिए सारणिक का विकास हुआ। अब ये युगपत समीकरण क्या है, सारणिक हम पढ़े उसके लिए हमको बहुत जरूरी है जानना कि युगपत समीकरण क्या है, क्योंकि इन्हीं के हल के लिए सारणिक का विस्तार हुआ। तो युगपत समीकरण जानते होंगे आप लोग। युगपत समीकरण क्या होता है, एक से अधिक चरों वाले एक से अधिक चरों वाले समीकरणों के समूह को, एक से अधिक चरों वाले समीकरणों के समूह को, समूह हो गया इसका मतलब एक से अधिक, यानी दो समीकरण हो या दो से अधिक हो, उन्हें हम युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे लिखाओ a1x v1y, ये आपका युगपत समीकरण। हमने परिभाषा क्या बताई युगपत समीकरण की, एक से अधिक चरों वाले, यानी एक से अधिक चर है और तो ये हो गया युगपत समीकरण। इनके हल के लिए सारणिक का विकास किया गया। एक से अधिक चर है, एक से अधिक चरों वाले समीकरणों के समूह को हम युगपत समीकरण कहते हैं, यानी इनका जो समूह है इसे हम युगपत समीकरण कहेंगे। इन्हीं के हल के लिए विकास हुआ सारणिक का, ठीक है। जैसे इसको हम विलोपन विधि से जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ये आ जाता है a1x प्लस
v1y इज इक्वल टू 0, विलोपन करना हो तो हम लिखेंगे a1x इज इक्वल टू माइनस v1y, तो ये हो जाएगा a1 अपान b1 इक्वल्स टू माइनस y अपान x। ऐसे ही इसमें अगर हम दूसरे वाले समीकरण के लिए बात करें तो ये हो जाता है a2x इज इक्वल टू माइनस b2y, यानी a2 अपान b2 इक्वल्स टू माइनस y अपान x। दोनों ही माइनस y अपान x के बराबर हैं, दोनों ही माइनस y अपान x के बराबर है, तो हम दोनों को अगर बराबर रखें, दोनों को अगर हम बराबर रखें तो ये हो जाएगा a1 अपान b1 इक्वल्स टू a2 अपान b2, यानी ये आ गया a1 b2 इक्वल्स टू b1 a2। इसको इधर ले आए, पक्षांतर कर दें, तो a1 b2 इज इक्वल टू a2 v1 इक्वल्स टू 0, ये आया विलोपन करने पर। और अगर हम सीधे सारणिक के विधि से लिखें तो इनके जो गुणांक हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2, और हम इसको हल करें तो ये आ जाएगा a1 b2 माइनस इसकी गुणा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों सेम। तो युगपत समीकरणों के हल के लिए सारणिक का विकास हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सारणिक के नोटेशंस पे, इसके एलिमेंट्स पे। तो सारणिक का जो, अब ये समीकरण 2 चरों वाले भी हो सकते थे, 3 चरों वाले भी हो सकते हैं, और 3 से अधिक वाले भी हो सकते हैं समीकरण। जैसे अब अगर हम बात करें इसके नोटेशन की, इसके संकेतन की, इसके, तो हमेशा सारणिक को अवयव दिए गए हैं, अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो सारणिक को हम हमेशा 2 खड़ी लाइनों के बीच में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारणिक लिखा हुआ है, और इस सारणिक की जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से 2 खड़ी लाइनों के बीच में ये सारणिक लिखा जाएगा। वो चाहे ऐसा हो और चाहे इस तरीके से हो, a1 b1 a2 b2। अब देखिए ये सारणिक दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं? 3। इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। तो इससे निकल कर आता है कि सारणिक, ये दोनों हमने बताया अलग अलग टाइप के, ये कहा जाएगा द्वितीय कोटि का सारणिक। ये कहा जाएगा द्वितीय कोटि। इस सारणिक की कोटि कितनी है? द्वितीय कोटि है, यानी सेकेंड ऑर्डर है। और इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यानी तृतीय कोटि का सारणिक। इसे हम कहेंगे तृतीय कोटि का सारणिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सारणिक में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या और सारणिक की कोटि हमेशा बराबर रहेगी। क्या बताया हमने? किसी भी सारणिक में उसके स्तंभों की संख्या और उसकी पंक्तियों की संख्या और उसकी कोटि, तीनों बातें हमेशा बराबर रहेंगी। यानी कहने का मतलब है सारणिक में पंक्तियों की संख्या, सारणिक में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या बराबर होगा सारणिक की कोटि।
साड़िक की कोटि। क्या बताया हमने? कोई भी साड़िक होगा उसमें स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और साड़िक की कोटि, तीनों बातें हमेशा बराबर रहेंगी। यानी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ, यानी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तीनों बातें, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या और कोटि, तीनों हमेशा ही बराबर रहेंगे। तो ये कोटि समझ जाएंगे, साड़िक का क्रम या कोटि क्या है। तो साड़िक हमें हमेशा जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ होंगे वही साड़िक की कोटि कहलाएगी। ठीक है, हमेशा वही साड़िक की कोटि कहलाएगी। तो इससे एक बात और क्लियर हुई कि इसका मतलब साड़िक हमेशा एक वर्गाकार रूप में होता है। क्या निकल के आया? कि साड़िक हमेशा वर्ग के रूप में होगा, यानी स्तंभ और पंक्ति जब बराबर होंगे तो साड़िक हमेशा एक वर्गाकार रूप में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई कि साड़िक क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, कहाँ यूज होता है। अब साड़िक के यूज की बात करें तो अभी हमने बताया कि युगपत समीकरणों के हल में यूज होता है। और करंट में अब तो साड़िक का अध्ययन बहुत सी शाखाओं में किया जाता है। वेक्टर एनालिसिस पढ़े हम, वेक्टर के बारे में साड़िक का यूज होता है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, वेक्टर का यूज होता है। सॉरी, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े, उसमें भी साड़िक का यूज होता है। वेक्टर में होता है, युगपत समीकरणों के हल में होता है, और भी कई शाखाओं में साड़िक का यूज किया जाता है। अब जो ये साड़िक हमने पढ़ा, इसके हल के बारे में पढ़ते हैं कि इसका हल कैसे किया जाता है, इसका विस्तार कैसे होगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं द्वितीय कोटि के साड़िक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय कोटि का कोई भी साड़िक हम लेते हैं, उसको हल करना है। तो ये जो इसका होता है, ये होता है मुख्य विकर्ण। क्या होता है हमने? ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है, साड़िक का मुख्य विकर्ण। इस मुख्य विकर्ण को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8, और जो शेष विकर्ण बचा दूसरा वाला माइनस करके हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 3 द 15, यानी ये बचा -7। तो ये साड़िक हल हो गया। अगर द्वितीय कोटि का है तो सीधे मुख्य विकर्ण के अवयवों की गुणा कर लीजिए, माइनस लगा करके इनकी गुणा कर लीजिए। ठीक है, यानी 4 टू द 8 माइनस 5 3 द 15, सॉल्व कर लेंगे। ये द्वितीय कोटि की बात हमने की। अब हम बात करते हैं तृतीय कोटि का अगर कोई साड़िक है तो उसका विस्तार कैसे किया जाएगा। तो तृतीय कोटि में ये आपका तृतीय कोटि का साड़िक है। ठीक है, अब इसका आपको मान निकालना है, इसको हल करना है। तो हल करने का क्या सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा कि तृतीय कोटि का अगर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में एक बात आपको बता दें, हम इसके ये पहला कॉलम है, इसके अवयवों से कर सकते हैं, पहली पंक्ति से कर सकते हैं, या दूसरे स्तंभ से करें या तीसरे से। कहने का मतलब है कि हम चाहे जिस पंक्ति को ले लें और चाहे जिस स्तंभ को ले लें और इसका विस्तार करें तो उसका मान वही आएगा। अब विस्तार कैसे करना, सबसे पहले तो आप ये समझिए। हम सबसे पहले इस 2 को लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके समांतर 2 के समांतर जो पंक्ति होगी, यानी उसके समांतर में उसके सामने जो पंक्ति होगी उसको हम कैंसिल कर देंगे मन में। इसको हमने कैंसिल कर दिया, और उसके सामने की जो स्तंभ होगा हम उसको भी कैंसिल कर देंगे, यानी उसके सामने की पंक्ति और उसके सामने के स्तंभ को हम कैंसिल कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। जो कुछ बचा तो ये अगर उसको हम देखें तो ये 2 क्रॉस 2 यानी द्वितीय कोटि का साड़िक बचा। और द्वितीय कोटि का हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है, अभी बताया हमने। यानी अगर
पहले इसके सामने की पंक्ति हटा दें और स्तंभ हटा दें, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द 16 माइनस 6, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा अवयव हम लेंगे 5, लेकिन अब ध्यान रखना है पहला प्लस के साथ लेंगे और अगला वाला माइनस के साथ लिया जाएगा। यहां पे क्या है उससे हमारा मतलब नहीं, 5 है या -5 है, इट डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ माइनस है या प्लस है। हमको पहला अवयव लेना है, मल्टीप्लाई किया 8 टू द 16 माइनस 6, फिर माइनस लिया और फिर जो एलिमेंट यहां होगा वो लिखेंगे। -5 होता तो -5 लिखते, ठीक है। यानी पहला प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ 5, और फिर वही काम जो अभी किया था, उसके 5 के सामने का स्तंभ ये कैंसिल और पंक्ति कैंसिल, तो जब ये कैंसिल और ये कैंसिल तब वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3 24 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट हम लेंगे अवयव, वो हम प्लस के साथ लेंगे, यानी पहला प्लस के साथ लेंगे, अगला माइनस के साथ लेंगे और फिर प्लस के साथ लेंगे। वैसे ही इसके सामने का ये स्तंभ कैंसिल और ये पंक्ति कैंसिल, 6 इंटू 3 18 माइनस 4 टू द 8, समझ गए। एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। 2 लेंगे, ये और ये कैंसिल, 8 टू द 16 माइनस 6, फिर 5 लेंगे माइनस के साथ, ये स्तंभ कैंसिल ये पंक्ति कैंसिल, 8 इंटू 3 24 माइनस 4, फिर प्लस लेंगे 3, इसके सामने का ये स्तंभ कैंसिल और ये पंक्ति कैंसिल, तो यहां पे आ गया ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 6 इंटू 3 18 माइनस 8, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 16 माइनस 6 10 माइनस 5 24 इंटू 4 24 माइनस 4 20 प्लस 3 18 माइनस 8 10, ये हो गया 20 माइनस 20 इंटू 5 100 प्लस 30, तो ये हो गया 30 प्लस 20 50 माइनस 100, यह आ गया माइनस 50, ठीक है। तो ये अगर तृतीय कोटि का है, अगर तृतीय कोटि का है साड़ी, तो हम इसका विस्तार इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें द्वितीय कोटि तृतीय कोटि, तो क्या इसके बाद अगर 4 कोटि का हो, चतुर्थ कोटि का हो, 4th ऑर्डर का हो, तो उसको भी हम साड़ी की विधि से हल कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर अगर कोटि है साड़ी की, तो उसका भी हल निकाला जा सकता है ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा द्वितीय कोटि का साड़ी अगर है, तो तृतीय कोटि का है तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं साड़ी की, उनके बारे में। साड़ी के प्रारंभिक गुणधर्म, elementary properties of determinant। क्या था हमने elementary properties of determinant, कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज हैं साड़िक के, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इसके हैं साड़िक के जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी साड़िक में कोई भी साड़िक हो, अगर उसका एक स्तंभ या एक पंक्ति शून्य हो जाए, तो फिर साड़िक का मान निकालने की जरूरत नहीं है, उस साड़िक का मान
शून्य ही होगा। अगर हम उसको विस्तार करके भी निकालेंगे तो शून्य ही आएगा। जैसे तो इसमें आप देख रहे हैं एक पंक्ति जो है, जो दूसरी पंक्ति है वो 0 0 0 है, यानी कि उसके सभी अवयव शून्य है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सीधे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। कब? जब सारिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव, एक से अधिक होंगे तब भी हो सकता है, लेकिन अगर कम से कम एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होंगे तो सारिक का मान 0 होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सारिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सारिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए, जैसे इसमें दो स्तंभ आपके समान है, दो स्तंभ आपके समान है, तो सारिक का जो मान है वो शून्य होगा। क्या बताया हमने? शून्य होगा, चाहे दो पंक्तियां बराबर हो जाए, यदि किसी सारिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो जाए, यदि किसी सारिक के दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो सारिक का मान शून्य होगा। याद रहेगा, दो प्रॉपर्टीज हमने बताई अभी। पहली क्या बताई कि अगर किसी सारिक में एक पंक्ति, किसी सारिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारिक का मान 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सारिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो जाए, पूरी पंक्ति, ये दूसरा पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ पूरा समान है, तो इस सारिक का मान चाहे विस्तार से निकालेंगे और चाहे डायरेक्ट हम इसको 0 लिख सकते हैं। ये हुई दो प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जैसे कोई भी, ये तीसरी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, जैसे दिया 2 5 7 9 4 2 6 7 3, तो किसी भी सारिक में अगर हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को, यानी दोनों का इंटरचेंज कर दें, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो सारिक का जो मान है वो नहीं बदलता है। जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू उसकी होगी, यानी दोनों के मान बराबर होंगे। कब? अगर हम ये, जैसे ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी, तो हमने कहा पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें। 2 9 6, पहली पंक्ति थी स्तंभ में बदल गई। 5 4 7 7 2 3, यानी यदि किसी सारिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो सारिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। यह है तीसरी प्रॉपर्टी। पहली हमने क्या बताई कि यदि सारिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ शून्य है तो सारिक का मान शून्य होगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर दो स्तंभ या दो पंक्तियां बराबर हो जाए तो सारिक का मान शून्य होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में इंटरचेंज कर दें तो सारिक के मान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। फिर
फिर अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, तो ये चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सारणिक में जैसे ये सारणिक दिया है, अब इसमें अगर हम लगातार दो पंक्तियों को या लगातार दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दें, परस्पर विनिमय कर दें, तो सारणिक का मान फिर भी नहीं बदलेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, उसका चिन्ह, अगर इसी सारणिक की बात करें, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी, इन दोनों को हम आपस में बदल रहे हैं। इसको हम ऊपर लिख दें 5 4 3 और ये लिख दें 2 5 3, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, R1 और R2 में इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 में और R2 को R1 में बदल दिया, R1 को R2 में और R2 को R1 में बदल दिया। ये पहली पंक्ति को दूसरी ले आए और दूसरी को पहली में ले आए, तो जो वैल्यू इसकी है वैल्यू उसकी वही रहेगी, लेकिन माइनस हो जाएगा। वैल्यू तो बराबर रहेगी, जो वैल्यू इसकी है, इसकी अगर 20 वैल्यू आती है, सपोज दैट अगर 20 वैल्यू आती है तो इसकी -20 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा सारणिक और उसकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू।